जब कोई नया ट्रेडर ट्रेडिंग शुरू करता है और लकीली उसे शुरुआत में ही कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो इससे बुरी बात उसके लिए कोई हो नहीं सकती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे प्रॉफिट हुआ है तो इसमें बुरा क्या है। तो दोस्तों, यही ट्रेडर बाद में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेके अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं और ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है और शायद आपके साथ भी हुआ होगा। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे सबसे ज्यादा जो मिला वो था लॉस। मैं ट्रेडिंग में कई बार अपना अकाउंट जीरो कर चुका हूँ। प्रॉफिट प्रॉफिट का तो बस नाम सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। कई दिनों तक मैं लॉस पे लॉस करता रहा और धीरे धीरे मेरा कैपिटल भी उड़ता चला गया। और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने, जो 3 साल से ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा था, उसने मुझे बोला कि भाई पहले सीख ले, उसके बाद में ट्रेड कर। बस फिर उसके बाद क्या था, मैं लग गया इसको सीखने में। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे वेबिनार्स और वर्कशॉप अटेंड किए। धीरे धीरे मार्केट में नए नए लोग मिले। किसी ने कहा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, मैं लग गया कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने में। किसी ने कहा इंडिकेटर लगाओ पैसा बनेगा, मैंने वो भी सीखा। किसी ने कहा ऑप्शन चेन देखो, गेम बदल जाएगा, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे, मैंने वो भी सीख ली। और किसी ने कहा प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। दोस्तों, मैंने सब कुछ सीखा लेकिन नतीजा फिर भी लॉस। मैं ट्रेड कर रहा था, लॉस पे लॉस होता जा रहा था। तब जाके ये एहसास हुआ कि सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, असली खेल समझना पड़ेगा। और बस फिर मैंने ठान ली कि मुझे इसके जड़ तक जाना है। तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से ये खेल मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर दूं। तो दोस्तों, आप शतरंज यानी चेस के खेल को तो जानते ही होंगे। अगर आप शतरंज खेल रहे हो लेकिन वजीर की चाल के बारे में आपको पता ही नहीं है, जो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस खेल को जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन नहीं जानते कि मार्केट का असली खिलाड़ी कौन है, तो आप हमेशा हारते रह जाओगे। तब मैंने सोचा कि इस मार्केट का असली वजीर कौन है जो प्राइस को ऊपर और नीचे कर रहा है, कौन है जो ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रहा है। मैं मार्केट को जानने समझने लगा, बहुत कुछ सीखने लगा और फिर मुझे समझ आया कि इस खेल में तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी होते हैं। पहला होता है रिटेल ट्रेडर और दूसरा ऑपरेटर। तो चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, रिटेल ट्रेडर यानी छोटे लोग जिनके पास बहुत थोड़े पैसे या कम पैसे होते हैं, जनरली कुछ हजार रुपए से लेके 1-2 करोड़ रुपए तक। इसके अलावा हम लोग यानी रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे प्रॉफिट बनाकर जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, यानी छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस उनके हो सकते हैं। और दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी मार्केट का वजीर, मार्केट का वो खिलाड़ी जो मार्केट को चलाता है। इसके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और ये इतना पैसा है कि वो उनके हिसाब से मार्केट को चला सकते हैं। वैसे ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, जैसे फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड की कंपनी, कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि मार्केट में 90% रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं और कुछ ही होते हैं, यानी 5-10% ही होते हैं जो कमा पाते हैं। और इस पर सेबी की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आई थी। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या है उन ऑपरेटर्स के पास में जो बार बार वो जीतते रहते हैं, और क्या नहीं है उन रिटेल ट्रेडर के पास में जो बार बार हारते रहते हैं? चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटर्स के पास में नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, बहुत बड़ा पैसा और सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, इनके पैसे मैनेज करने के लिए कोई पर्सन होता है जिसको फंड मैनेजर बोला जाता है। वो फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के हिसाब से या अपने व्यू के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करता है। अगर हम लोग यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी का भी एग्जाम्पल ले, जिसको एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है, तो एक छोटे से छोटा म्यूचुअल फंड भी कम से कम 10-12 हजार करोड़ रुपए का होता है। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा पैसा क्या वो इंस्टीट्यूशन किसी भी अनपढ़ के हाथ में दे देगा? नहीं ना। कोई नॉलेजेबल पर्सन ही होगा वहां पे जो फंड मैनेज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और वो एकदम फ्रेशर तो नहीं होगा या नया तो नहीं होगा, उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा काफी तगड़ा मार्केट का, जो मार्केट को जानता है, समझता है। और इस नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने अपने आप में कुछ स्किल सेट डेवलप किए होंगे जो उन पैसों को ग्रो कर सकता है। इसके अलावा उसके पास इतना पैसा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स की वो दिशा बदल सकता है, अपने मन मर्जी के हिसाब से उनको चला सकता है। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक इंस्टीट्यूशन के पास में बहुत बड़ा पैसा होता है और बहुत अलग अलग कंपनियों में उसकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मान लो आप एक फंड मैनेजर हो, आपके कंपनी की किसी एक कंपनी में 5% की इन्वेस्टमेंट है।
तो एक तरीके से 5% के आप उस कंपनी के पार्टनर हुए, यानी एक तरीके से वो आपकी कंपनी हुई। अब आप मुझे बताइए कि आपकी कंपनी का जो रिजल्ट होता है, एनुअल रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट, क्या वो आप न्यूज़ चैनल पे देखेंगे? या आपकी कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि नहीं मिला, क्या वो आप न्यूज़ पर देखेंगे? या फिर आपकी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें कोई बड़ा डिसीजन अगर लिया गया होगा, तो क्या वो आप न्यूज़ पे देखेंगे? नहीं ना दोस्तों, ये आपको पहले से पता होगा। और क्या आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएँगे? बिल्कुल उठाओगे। और किसी न्यूज़ चैनल पे वो न्यूज़ आने से पहले ही आप अपने पैसे मार्केट में लगा चुके होंगे। और इस अर्ली एंट्री से आपको मार्केट में एक एज मिल जाती है, क्योंकि आपको तो पता है न्यूज़ बाद में आएगी, रिटेल ट्रेडर वो न्यूज़ देख के ट्रेड करेगा। तो इससे आप अपना मोटा पैसा कमा पाओगे। अब दूसरी साइड में है रिटेल ट्रेडर। आप मुझे बताइए, क्या नॉलेज होता है रिटेल ट्रेडर के पास में? नहीं, बहुत सारे लोग तो किसी और से इन्फ्लुएंस होके आते हैं मार्केट में काम करने के लिए, एक का डबल करने के लिए बेसिकली। इसके अलावा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, पैसा इतना कम है कि मार्केट को शायद उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लाएँगे सर हम लोग? हम लोग तो बस न्यूज़ पे रिलाय करते हैं। तो चलिए, थियोरेटिकली तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा चार्ट पे भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके पैसा बनाते हैं। तो ये चार्ट है निफ्टी का, तारीख है 24 जनवरी। आप देख सकते हैं कि 21 जनवरी के दिन मार्केट यहाँ से 2 बार गिर चुका है और एक रेजिस्टेंस बना चुका है। और यही हुआ था 23 जनवरी के दिन, और 24 जनवरी के दिन भी यही हो रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ से लेके अगर इस तरीके से कुछ एक ज़ोन बनाएँगे, तो ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस ज़ोन हो सकता है कि रिटेलर ब्रेकआउट करने का वेट कर रहा हो, या जो भी है ब्रेकआउट करने के बाद बाइंग की सोचे। तो कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कुछ टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है? इससे पहले क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अब ब्रेकआउट हो चुका है और कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर हो चुकी है और बहुत अच्छी हेल्दी बुलिश कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब देखिए, बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है आपको दोस्तों, प्राइस अभी यहाँ पे चल रही है, ठीक है? उससे पहले थोड़ा-सा पीछे चलते हैं यहाँ कहीं पे, यानी 23,275-76 के आसपास में। जब प्राइस यहाँ पे चल रही थी, तो मान लो इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बेचना है, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, अगर वो बेचना चाहता है, राइट? तो उनको यहाँ पे बायर भी तो चाहिए। तो एक बात मुझे आप बताइए, अगर वो लोग यहाँ पे बेचना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको सामने कोई खरीदने वाले बायर चाहिए, है ना? अगर वो बेचेंगे तो कोई खरीदने वाला बायर भी तो यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तभी तो वहाँ पे कुछ ट्रांज़ैक्शन हो पाएगा और मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर जा पाएगा, है ना? तो वहाँ पे वो ये लोग इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे बेचना चाहते हैं, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए, प्राइस एक रेजिस्टेंस के नीचे है। क्या रेजिस्टेंस के नीचे उनको उतने बायर मिलेंगे जितना क्वांटिटी वो बेचना चाहते हैं? यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वो आपको एक ब्रेकआउट दिखाएँगे। क्या करते हैं? हम आप जैसे लोग, यानी रिटेलर लोग क्या करते हैं? ब्रेकआउट के बाद हम लोग ज़्यादातर बाइंग ही करते हैं, अगर ऊपर की साइड में ये ब्रेकआउट होता है। और हाँ, यही होता है। बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाइंग करेंगे, ये सोच के कि अरे ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ये ब्रेकआउट फेक निकालती है और ये जो है प्राइस नीचे गिर के ये ब्रेकआउट फेक हो जाता है। इंस्टीट्यूशन जो है प्राइस को इस तरीके से नीचे लेकर जाते हैं। उनको क्या चाहिए था? बायर चाहिए थे। क्यों? क्योंकि उनको बेचना था, बड़ी क्वांटिटी में उनको बेचना था। और उन्होंने यहाँ पे जो है आपको एक ब्रेकआउट दिखाया, एक तरीके से आपको इनवाइट किया कि आओ ब्रेकआउट हो चुका है। आप गए यहाँ पे बाइंग करने के लिए और उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी और प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई। तो इस तरीके से रिटेल ट्रेडर ज्यादातर ट्रैप होते हैं और इसका एग्जैक्टली अपोजिट किसी सपोर्ट पे हो सकता है। तो दोस्तों, इससे आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि मार्केट को ये ऑपरेटर लोग यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। और इसीलिए अगर आपने इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर को अगर फॉलो किया तो ट्रेड करना बहुत आसान है। अगर हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं और इनकी कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। तो देखिए, वैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि इंस्टीट्यूशंस में
फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कोई बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी या किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी, ये लोग होते हैं। लेकिन इनमें 2 कैटेगरी होती है। एक होती है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरी होती है डीआईआई यानी डोमेस्टिक यानी इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस और व्यू समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला है एफआईआई और डीआईआई डेटा एनालिसिस। तो इसके लिए आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एफआईआई और डीआईआई डेटा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। वैसे तो बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स है, प्लेटफॉर्म है, जैसे आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल, एनएसई, स्टॉक एज, सेंसिबल। लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो हो सकता है शायद आपके लिए मनी कंट्रोल और स्टॉक एज। तो पर्सनली मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, तो चलिए इस पे विजिट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे विजिट करने के बाद देख सकते हैं 4 चीज़ें, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक है कैश, मार्केट में कितनी बाइंग सेलिंग हुई वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में कितनी बाइंग सेलिंग हुई यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड जो सेबी रेगुलेटेड है और एफआईआई, राइट? तो ये 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन चारों में आपने देखना है कि नेट में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैश मार्केट में, और 27 मार्च तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईआई ने, ये देखिए एफआईआई ने ऊपर 11,000 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआई ने 25 से 17 करोड़ की बाइंग, यानी नेट टू नेट में दोनों ने अच्छी बाइंग करी हुई है। इसका मतलब कल के दिन यानी 28 मार्च के दिन मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट? चलिए एफएनओ का डेटा देखते हैं। तो एफएनओ में जब हम लोग देख रहे हैं तो एफआईआई ने सिर्फ 838 करोड़ की बाइंग करी, लेकिन डीआईआई ने लगभग 20,000 करोड़ की नेट टू नेट में सेलिंग करी है। तो ये तो काफी बियरिश है ना? कैश मार्केट बोल रहा है कि ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन एफएनओ का डेटा बोल रहा है कि नहीं, गिर सकता है मार्केट। चलिए आगे चलता है। सेबी म्यूचुअल फंड में कितनी बाइंग सेलिंग हुई उसके बारे में देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है डेटा, लेकिन उससे पहले तक का डेटा यहाँ पे बियरिश है, तो इसको हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा लेट है डेटा 26 मार्च तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1060 करोड़ की सेलिंग डीआईआई ने करी है और 2457 करोड़ की बाइंग एफआईआई ने करी है। तो इससे कोई खास क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि नेट टू नेट में आप ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है या फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। अगर नेट टू नेट में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई होती तो कल के दिन आपको मार्केट बुलिश देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा टाइम यही होता है, ज़्यादातर बार यही होता है। और अगर नेट टू नेट में आपको सेलिंग देखने को मिले इन चारों ऑप्शंस में ज़्यादातर, तो कल के दिन मार्केट बियरिश हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ डेटा बुलिश है और कुछ डेटा बियरिश, तो इससे चांसेस है कि कल के दिन मार्केट यानी 28 मार्च के दिन मार्केट जो है एक वोलेटिलिटी क्रिएट करे, साइडवेज हो जाए, राइट? लेकिन शायद कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर या नीचे शायद ना दे पाए। यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 28 मार्च का चार्ट, और आप जैसे अपन ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट कर सकता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी जो है, जो मार्केट है अपना, ये कंप्लीट वोलेटाइल हो चुका है और साइडवेज निकल चुका है, जैसे कि डेटा बता रहा था। तो कुछ इस तरीके से आप डेटा से एनालिसिस करके मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन लगा सकते हो। तो दोस्तों ये तो था पहला तरीका जिससे आप इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस को जान सकते हो और नेक्स्ट डे का अपना व्यू बना सकते हो। लेकिन अगर लाइव मार्केट में आपको काम करना है और लाइव मार्केट में यह पहचानना है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं और मार्केट को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो इससे भी जबरदस्त और बेहतर तरीका अपने पास है। चलिए उसे सीखते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले सेंसिबल पे विजिट करना है। sensible.com ये एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इनका एप्लीकेशन भी है वैसे। तो इस पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए अगर इन चारों में से कोई एक डीमैट अकाउंट आपके पास है तो आप फ्री में इसे यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप गूगल के साथ में लॉगिन करके भी इसे यूज कर सकते हो, लेकिन गूगल के साथ में इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इसे यूज कर पाएंगे। सो आई होप कि इन चारों में से कोई एक डीमैट अकाउंट आपके पास होगा। अगर नहीं भी है तो इनमें से कोई भी एक डीमैट अकाउंट यार फ्री में ओपन हो जाता है, आप ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग किसी एक डीमैट अकाउंट के साथ में इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, और सबसे पहले आपने यहाँ वॉच लिस्ट पे विजिट करना है। और वॉच लिस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट आपका ओपन हुआ है, इस पे ओआई प्रोफाइल वाला ऑप्शन आपने ढूंढना है, जो ऊपर की साइड में आपको सेंटर में कहीं मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये अनटिक होगा आपका, ये आपने
टिक कर लेना है। उसके बाद जो टाइम फ्रेम आप लगाना चाहते हो, जो ट्रेड करते हो आप लाइव मार्केट में, उसे देख लेना है। जैसे कि 5 मिनट मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो मैंने वो लगा दिया है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, राइट साइड में ये है आपका ओपन इंटरेस्ट। तो ये दूसरा तरीका होने वाला है आपका ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। और इस ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस को अगर प्राइस एक्शन के साथ में आप जोड़ते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे रेड कैंडल यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है और ग्रीन कैंडल यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है दोस्तों। सिंपली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हम लोग इन रेड वालों को कॉल राइटर यानी कॉल सेलर समझते हैं जनरली, और ग्रीन कैंडल वालों को जो भी है ओपन इंटरेस्ट यहाँ का, उनको हम लोग पुट राइटर। अगर स्ट्रेट अवे बात करूं तो ग्रीन कैंडल एक सपोर्ट का काम करती है यहाँ पर, और रेड कैंडल एक रेजिस्टेंस का। देखिए थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हम लोग कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस वाली कैंडल पे 96 लाख, पुट का कितना है 49 लाख। तो देखिए 96 लाख कॉल का है, इसका मतलब 96 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने खरीदे भी है और किसी ने बेचे भी है। ध्यान से सुनिएगा, किसी ने खरीदे भी है और किसी ने बेचे भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यहाँ पे 96 लाख कॉन्ट्रैक्ट को बेचा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो जो है ऑप्शन में सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनके जीतने की नेचुरल प्रोबेबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन मार्केट में सेलिंग करते हैं, जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है, बहुत नॉलेज होता है, स्किल होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए हम लोग इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं। चलिए एक एग्जांपल से आपको ये बताता हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो टाटा मोटर ने आज कुछ अच्छा काम किया, या महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ग्रो किया पिछले साल कंपनी को, है ना। तो किसका नाम होगा, नाम किसका होगा, आनंद महिंद्रा जी का होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या महिंद्रा जी है, सिर्फ आनंद महिंद्रा जी है क्या जिन्होंने अकेले काम किया और कंपनी को ग्रो किया? नहीं, ये टीम वर्क है। यहाँ पे लेबर भी है, ग्राउंड लेवल पे वो ऑपरेटर भी है, मैनेजमेंट की कोई टीम हो सकती है, सेल्स की कोई टीम हो सकती है, और खुद आनंद महिंद्रा जी भी उनमें से एक हिस्सा है। लेकिन सिर्फ आनंद महिंद्रा जी का ही नाम आप यहाँ पे क्यों ले रहे हो? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कंपनी को चलाया है, उन्होंने कंपनी के बारे में जो बड़े-बड़े डिसीजन होते हैं वो सारे उन्होंने लिया हुआ है। कंपनी में प्लानिंग करना, उसके एग्जीक्यूशन करना, फंडिंग करना, जो भी है वो सारे काम, मेन काम वो आनंद महिंद्रा जी के हैं। और इसीलिए यहाँ पे नाम जो है आनंद महिंद्रा जी का हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे मानता हूँ कि 96 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, इसका मतलब किसी ने इतने ही कॉल को बेचा भी है और किसी ने खरीदा भी है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं यहाँ पे कि 96 लाख कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी की जा रही है, सेलर की जा रही है, ऑप्शन सेलर की। तो इसीलिए जब भी आप ओपन इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो कॉल सेलर और पुट सेलर के नजरिए से, व्यू से देखा जाता है। तो दोस्तों कॉल सेलर को मार्केट गिरने के बाद फायदा होता है और पुट सेलर को मार्केट के ऊपर जाने के बाद। और इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले आपको यहाँ पे ये बोला कि यहाँ जितनी बड़ी रेड कैंडल उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, और बड़ी ग्रीन कैंडल यानी जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल उतना ही स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल में कौन है, पुट सेलर। पुट सेलर को मार्केट कहाँ जाने के बाद फायदा होता है, ऊपर जाने के बाद। और कॉल सेलर को कहाँ, मार्केट कहाँ जाने के बाद फायदा होता है, नीचे गिरने के बाद। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग इस वाली लेवल से, ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या आपको लगता है कि इस वाली लेवल से ये लोग मार्केट को ऊपर जाने देंगे? नहीं सर, देखिए ब्रेकआउट हुआ भी था, क्या जाने दिया उन्होंने आज इस लेवल के ऊपर? नहीं। और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं, क्या जाने दिया इस लेवल के नीचे मार्केट को, गिरने दिया? नहीं गिरने दिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, और नीचे इतना स्ट्रांग सपोर्ट है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। ये ओपन इंटरेस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर आप प्राइस एक्शन के साथ में कर देते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, तो क्या प्राइस एक्शन का भी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? तो शायद हाँ, बिल्कुल है, देख सकते हैं आप, ये है रेजिस्टेंस। और ये कहाँ है एग्जैक्टली? इसी लेवल के आसपास में है जहां ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, बता रहा है। तो इसका मतलब समझ जाओ, जहां ओपन इंटरेस्ट यानी ये वाला, ये राइट साइड में आप देख सकते हैं इसको, जहां ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन वाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट
मैच होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होती है। वहाँ पे इतना ईज़िली ब्रेकआउट मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है, तो वो फेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे भी नीचे की साइड में आप देख सकते हो। तो इसीलिए ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करना, इस ओपन इंटरेस्ट की ट्रिक से ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है, और वो ज़रूरी भी है जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो, खास करके ऑप्शन में। तो दोस्तों, ये तो दूसरा तरीका हो गया जिससे आप इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस या फिर ऑपरेटर का प्रेजेंस जानकर समझकर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इससे भी एडवांस तरीका है जिससे आप मार्केट में बहुत आसानी से इनकी प्रेजेंस को जान सकते हो। वो है वॉल्यूम एनालिसिस, और उसमें भी वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। उसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में आपको जो है चीजें समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, टाइम लिमिट की वजह से वो एक सेशन में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप वो वॉल्यूम डाइवर्जेंस का या वॉल्यूम एनालिसिस का एडवांस तरीका सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट में वॉल्यूम एनालिसिस या वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी कमेंट करिए। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज, लाइक और कमेंट्स आती है, तो अगला वीडियो मैं उस टॉपिक पर बनाऊंगा दोस्तों। वैसे दोस्तों, ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को मैं अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है बेसिकली, और जिसको आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 1499 में। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं।